कंटिन्यू करते हैं, है ना। फर्स्ट अपना नेक्स्ट लिखो आप, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, हाँ लिखो नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम में, और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है इसके तो एग्जाम में आने जैसे। देखो इसमें तो कुछ खास याद करने वाली बात है नहीं। नरसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर होगा? नरसिंहगढ़ में। अरे सीधी बात है, तो नाम पर ही। पर देखो यहां पर एक आती है चिड़ीखो झील, काफी इंपॉर्टेंट, चिड़ीखो झील, है ना। लिखो यहां पर चिड़ीखो झील स्थित है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चिड़ी तो आप समझते होगे, चिड़िया का बोला है, खो का मतलब इसे घोंसला होता है अपने निमाड़ी भाषा में, सामान्य भाषा में चिड़ीखो झील है। इसका वेरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है, इस जगह को बोला जाता है मालवा का कश्मीर। मालवा का कश्मीर, कश्मीर कर लेते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये मालवा का कश्मीर। तो ये लाइन ध्यान रखना, ये एग्जाम में आई है तुम्हारे पुलिस कांस्टेबल वगैरह के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चिड़ीखो झील का ये भी काफी आईएमपी क्वेश्चन है। मालवा का कश्मीर कहा जाता है, और इसी जगह का एक और बहुत ही सुंदर नाम है मोरों का स्वर्ग। मोर, मोर पिकॉक, मोरों का स्वर्ग। यहां पे बहुत मात्रा में क्या पाए जाते हैं? मोर। राष्ट्रीय पक्षी है अपना। क्यों है राष्ट्रीय पक्षी है मालूम है? क्योंकि पूरे भारत में पाया जाता है मोर, इसी कारण से उसको राष्ट्रीय पक्षी रखा हुआ है। तो ये तीनों लाइनें काफी इंपॉर्टेंट है। नरसिंहगढ़ में क्या रहता है, उसका नाम आ गया, इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन तो कुछ खास बन नहीं पाता कि ये कहां पर है, लेकिन ये तीनों फैक्ट्स बिल्कुल 100% आने जैसे हैं। आज नहीं तो कल, और आए भी है बहुत बार। चिड़ीखो झील है यहां पर, मालवा का कश्मीर और मोरों का स्वर्ग, ठीक है ना, इसलिए इसका काफी ज्यादा वेटेज है। चलो अब इसके बाद आओ फेन वन्य जीव अभ्यारण्य। फेन वन्य जीव अभ्यारण्य। अभी देखो कल मैंने आपको बताया था, ये अपन ने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन से एनिमल पाए जाते हैं, लेकिन कुछ खास ऐसे होते हैं जिनका बेहद ज्यादा अच्छा मेरिट होता है, तो वो जरूर आते हैं। अपन ने फेन इसीलिए पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर जो हिरण पाए जाते हैं, इनकी आवाज कैसी होती है? जैसे भौंकने की। यहां पर पाए जाने वाले जो हिरण है, उसकी खास विशेषता क्या है कि ये भौंकने जैसी आवाज निकलती है। तो आपसे एग्जाम में यही पूछता है कि भौंकने वाले हिरण कहां पाए जाते हैं, सही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? फेन वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो ध्यान रखना, ऐसा जानवरों का स्पेशली नहीं पूछते हैं, जब उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर होगा ना, तो वो आपसे पूछेंगे एग्जाम में। तो पहली लाइन तो यही लिखो कि यहां पर भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। मंडला, बिल्कुल राइट। आप रहते हो क्या मंडला में? हाँ, फेन वन्य जीव अभ्यारण्य आराम से मेरे ख्याल से याद हो जाएगा, मंडला में। और खास विशेषता ध्यान ना, भौंकने वाले हिरण। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जब कुछ यूनिक फीचर हो। ऐसे नहीं सभी एनिमल्स तो कॉमनली सभी जगह मिलते हैं, पर इसकी विशेषता क्योंकि ऐसे ट्रेस करने का अपने को आइडिया मिलता। अब आप बोलोगे सर इतने सारे जानवर है काका, हम याद करेंगे, तो अपने को याद करने की टेक्निक क्या कि इसकी खास विशेषता क्या है। तो ये इसमें विशेषता ये आती है, इसलिए कारण से ये काफी फेमस है। चलो फिर इसके बाद एक और लिखो, कट्ठीवाड़ा वन्य अभ्यारण्य। कट्ठीवाड़ा, कट्ठीवाड़ा, इसका नाम बहुत सुंदर है। कहां पर है कट्ठीवाड़ा? है नहीं, बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो देखो इसका जो दूसरा नाम है वो काफी सुंदर है, मयूर अभ्यारण्य। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि मयूर अभ्यारण्य कहां स्थित है। मयूर अभ्यारण्य कहां स्थित है? कहां है? झाबुआ, बिल्कुल राइट। बस इतनी सी आपको मेरिट याद रखना है। देखो, और मेरे ख्याल से आराम से आप याद कर सकते हो, चिड़ीखो झील का, मोर का स्वर, मालवा का कश्मीर, ये तो एक ही जगह के हैं। नरसिंहगढ़ वन्य अभ्यारण्य के आराम से याद हो जाएंगे। कट्ठीवाड़ा का भी आपको याद हो जाएगा, दोनों एक ही है, कट्ठीवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य या मयूर अभ्यारण्य। ये वर्क इन प्रोग्रेस, झाबुआ।
बहुत सारी बातें रहती है, पर इसको ध्यान रखना है कि नहीं, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये। नेक्स्ट लिखो सुरमेनिया। सुरमेनिया ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। सुरमेनिया वन्य अभ्यारण्य तो खंडवा जिले में प्रस्तावित है। खंडवा जिले में ये क्या है, प्रस्तावित है। ये सब आईएमपी क्वेश्चन है तुमको जो मैंने लिखवा है, ध्यान रखना इसको। एक और आता कामधेनु। कामधेनु वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पूरे वर्ल्ड में एक ही बनेगा अभी, इससे पहले तक कोई इस तरह का नहीं है। यहां पर क्या है, गायों को प्रोटेक्ट करा जाएगा। काफी लंबे समय से चल रहा है, काफी इसमें वर्क हो चुका है। तो कामधेनु अभ्यारण्य जो है ये क्या कहां पर बनेगा, आगर मालवा में। और ये दुनिया में एक ही है कि गायों के लिए करा जा रहा है स्पेशली। अभी तक का ये ध्यान रखना। हाँ, आगर मालवा में। तो कामधेनु का भी ध्यान रखना। मयूर वाला ये दोनों एक ही है, कट्ठी वाला तुम्हारा नरसिंहगढ़ वन अभ्यारण्य। फेन बताया आपको, भोंकने वाले हिरन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये सब स्पेशल वाले हैं तो 31, लेकिन उसमें से भी जो टॉप मोस्ट है एग्जाम में आने वाले वो है ना। और लिखते हैं, एक आता है तुम्हारा, लिखो गंगाऊ वन्य जीव अभ्यारण्य। गंगाऊ, इसका नाम सुना है आपने, काफी महत्वपूर्ण। हाँ, यस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब हुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गंगाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गंगाऊ ये है आपका, नाम सुना है इसका, छतरपुर। छतरपुर जिला। और इसका मेरिट क्या कि यहां पर मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों एक साथ हैं। सामान्यतः ये दोनों जानवर एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, ये यूनिक जगह है, इसलिए इसका काफी महत्व हो जाता है गंगाऊ का। छतरपुर जिले में घड़ियाल, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर बोथ। तो गंगाऊ का ध्यान रखना। यहां तक हुआ। तो इसका ये मेरिट क्या हो जाता है गंगाऊ का कि इसके अंदर मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों हैं, तो इसलिए इसका एग्जाम में वेटेज काफी बढ़ जाता है। एक और लिख लो, राष्ट्रीय चंबल। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य। नेशनल चंबल क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है ना। अब देखो, इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है। यह एकमात्र ऐसा है जो 3 अलग अलग राज्यों में आ जाता है। यह एमपी में भी है, कुछ हिस्सा राजस्थान में भी है और यूपी में भी है, तीनों की बॉर्डर पर है ये। और नाम समझ ही गए होंगे ये किस एरिया में आ गया, आपके चंबल एरिया में, और काय के लिए घड़ियाल। इसका मेरिट ये 3 स्टेट को टच कर लेता है, ये है कि नहीं। आपने मैप देखा होगा एमपी का, तो इसका जरा ध्यान रखना। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य। और काय का प्रोटेक्शन होगा यहां पर, घड़ियाल लिखाइए साफ साफ। चलो इतना है। अब अपने तीनों जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व का नाम लिखो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतना पर्याप्त है ना। अब अपने 3 बायोस्फीयर रिजर्व में ये ध्यान रखना। एमपी में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 3। ये संख्या भी याद रखना है, एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे कि टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। एक का नाम तो अपन कल कर चुके थे, पचमढ़ी, लिख लो मध्य प्रदेश में 3 है ना। दूसरा अमरकंटक और अचनकमार। और अचनकमार ये नाम ऐसे ही, अचनकमार। अचनकमार बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल, ठीक है ना। इनमें एरिया नहीं होता, ये काफी बड़े बड़े होते हैं, है ना। अचनकमार आपका छत्तीसगढ़ में भी है, बहुत सारा हिस्सा इसका, एमपी में भी है। ये 3 अपने जो है एमपी के क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। नाम याद रखना, और खास तौर से एग्जाम के लिए इसकी संख्या कितने हैं, टोटल 3। ठीक है यहां तक। चलो अब इसमें तो इतना ही है जैवमंडल में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको करा दी है। अब आते हैं अपन नेशनल पार्क पे। लिखो नेशनल पार्क्स ऑफ एमपी। कुछ बताओ कौन कौन से नेशनल पार्क है, कुछ के नाम याद होंगे आपको। वेरी गुड। और हाँ आगे,
बांधवगढ़, अरे सही है ना, ये बहुत स्पेशल है, ये हमेशा हाईलाइट रहने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कान्हा किसली से ही। कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क। अब अच्छा, ये राष्ट्रीय पार्क का मतलब क्या, वैसे मैंने कल बताया था आपको, राष्ट्रीय पार्क क्या होता है, व्हाट इज दिस। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होने के अलावा, देखो सबसे पहली चीज, कोई भी जगह नेशनल पार्क कब बनेगी, जब या तो वहां हाथी हो, शेर हो, चीता हो, गेंडा हो, कल मैंने आपको बताया था ये सब, उसी जगह को क्या करा जाता है, नेशनल पार्क घोषित किया जाता है। सही है, ये बात सही है कि ये किसके अंडर में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और ये काफी रिस्ट्रिक्ट एरिया होते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो अब ये ध्यान रखो कि हाथी, शेर, चीता, गेंडा, ये सब जानवर वहां होना जरूरी है, अदरवाइज वो जगह नेशनल पार्क नहीं होगी, है कि नहीं। अपन ने अभी दूसरे भी पढ़े, तो वो नेशनल पार्क कहाँ है, क्योंकि वहां पर इनमें से कोई जानवर नहीं पाया जाता है। तो ये कल मैं लिखवा चुका था, ये ध्यान रखना। कान्हा किसली की विशेषता क्या, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, नोट करो इसको, ये बिल्कुल आने जैसा एग्जाम में है। कहां पर है ये, मंडला, लिखे मंडला, बालाघाट, काफी बड़े हैं ये। कहां पर स्थित है, सिचुएशन है इसकी मंडला में, मंडला, बालाघाट। अब देखो इसका एरिया, वैसे मैं बता देता हूं, इसका एरिया है 940 स्क्वायर किलोमीटर, पर इसका एग्जाम में इतना वेटेज नहीं है। महत्व की बात क्या, तो सबसे पहली लाइन जो कान्हा किसली के लिए महत्व की है वो क्या, कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, पहली चीज है ना। नेशनल पार्क कहां होता है, ये सब आपको मैंने आइडिया के लिए कल अपन बात कर चुके थे। सिचुएशन की पोजीशन जरूर याद है, किन जिलों में आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। फिर आगे यहां पर क्या आती है, बंजर घाटी, दर्शनीय स्थल क्या है, बंजर घाटी। ये आपसे पूछा जाता है कि बंजर घाटी कहां पर है, बंजर घाटी, तो यहां ध्यान रखना, यहां पर क्या है, बंजर घाटी क्या है, दर्शनीय स्थल। होलू घाटी, होलू घाटी, ये दोनों नाम याद रखना, यहां पर यानी कि कहां पर, कान्हा किसली के घूमने जाएंगे तो दर्शनीय स्थल है, इसके अंदर ही है कान्हा किसली में, ठीक है ना। कान्हा किसली हो गया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, है कहां पर, मंडला वाला घाट। इसके अंदर दो महत्वपूर्ण लाइनें, ये बंजर घाटी और होलू घाटी जो है, दोनों इसके दर्शनीय स्थल हैं, लोग आप घूमने जाते हैं। लिखो यहां पर 1974 से टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ करा था। टाइगर प्रोजेक्ट यहां पर स्टार्ट हुआ है, कब से, 1974, ठीक है। अब ये स्टेब्लिश कब हुआ था, 1933, गुड, ये याद है इनको। 1933 में बना था, भारत की आजादी के पहले स्टेब्लिश हो गया था 1933 में। और आजादी के बाद 1955 फिर ये गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, और आजादी के बाद इसे 1955 में राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया। 33 में स्टेब्लिश हुआ है ना, ये ध्यान रखना। और 55 से ये क्या हो गया है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क हो गया ये फिर, ठीक है। एक लाइन और ऐड कर लो, एमपी का सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट यहीं स्टार्ट हुआ था। राज्य का सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहां स्टार्ट हुआ था, कान्हा किसली में। इससे पहले मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट अप्लाई नहीं हुआ था, इंडिया में नहीं। वो इंडिया की बात आती है, सबसे पहले में अपना जो पहला आता है जिम्स कार्बेट, वहां से स्टार्ट करा था, या नहीं, ठीक है यहां तक। तो इसमें इतने फैक्ट्स हैं। देखो अब मैं रिवीजन करवा देता हूं। सबसे बड़ा, ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, काफी इंपॉर्टेंट। कहां पर है, मंडला बालाघाट। एग्जाम में ये 2 पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है, कहां पर आता, बंजर घाटी और ओलू घाटी। सही है कि नहीं, ये 4-5 लाइन तो आप जरूर याद रखना, ये टॉप वाली पोजीशन में आती है। फिर और डीप में पूछना होगा तो क्या करेंगे, वो टाइगर प्रोजेक्ट की डेट पूछ लें। और सबसे पहला, ये भी काफी महत्वपूर्ण कि सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहां स्टार्ट हुआ था, कान्हा किसली में, ठीक है ना। चलो
अब नेक्स्ट लिखो, दूसरा अपन पढ़ लेते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। देखो आपने को देखा होगा मोगली, अरे फिल्म में, तो उसके राइटर को ने मोगली कैरेक्टर जो है उसको किसने इन्वेंट करा, रुडयार्ड किपलिंग। तो देखो यहाँ की जो फ्लोरा एंड फ्यूना है उसके आधार पे यहाँ पर जब वो गए घूमने, जब वहाँ के उन्होंने पेड़ पौधे जंगल देखे तो उनको इतना मोटिवेशन मिला कि उन्होंने एक नया कैरेक्टर को जन्म लिया। वो क्या था तुम्हारा, मोगली। अरे मोगली सुना होगा ना आपने, है कि नहीं, ये वही, तो इसलिए इसका काफी महत्वपूर्ण है। तो लिख लो पेज में, पहले अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड, ये नाम याद रखना, रुडयार्ड किपलिंग द्वारा, रुडयार्ड किपलिंग द्वारा इसी में या पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही मोगली के चरित्र को जन्म दिया था। मतलब उनके दिमाग में ये आइडिया आया था, है कि नहीं। वो तो एक इमेजिनरी पर्सन है मोगली, कोई फिजिकल तो है नहीं। तो आइडिया कहां पर आया था, इसी जगह पर। उसका कारण क्या कि यहां पर इतनी ज्यादा फ्लोरा एंड फ्यूना, वनस्पति, पेड़ पौधे देखकर वो मोटिवेट हुए, है ना। तो ये लाइन याद रखना। अब इसी कारण यहां पर क्या बनाया गया है, मोगली लैंड। तो पहली लाइन लिखो, यहां पर मोगली लैंड का निर्माण किया गया है, मोगली लैंड का निर्माण किया गया है। और लिखो इसका नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी जी का निकनेम है प्रियदर्शनी, हाँ ध्यान रखना, पता होगा आपको। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी है, पेंच भी है और ये भी। रुडयार्ड किपलिंग के मोगली लैंड बनाने के कारण ये काफी फेमस हो जाता है। ठीक है, यहां तक। ये आता है छिंदवाड़ा जिला, सिचुएटेड एट छिंदवाड़ा। तो इसमें ये 2-3 ही बात याद रखना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में क्या, इसका नाम क्या, दूसरा इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। मोगली लैंड है, रुडयार्ड किपलिंग ने किसकी रचना करी थी, मोगली कैरेक्टर की। यहाँ की फ्लोरा फ्यूना देख के, यहाँ पर मोगली लैंड भी है। ठीक है, यहाँ पर। अब नेक्स्ट लिखो माधव राष्ट्रीय उद्यान। मेरे ख्याल से ये तो आपको याद होगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां है, क्या बोले, शिवपुरी, एकदम राइट। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। और इसकी क्या विशेषता, कुछ जानकारी आपको बताओ कुछ। शिवपुरी में है पहली। इसके 2 काफी महत्वपूर्ण आते हैं। यहां पर क्या है, जॉर्ज केसल भवन, जॉर्ज केसल भवन, ये कहां पर है, इसी के अंदर। ये ध्यान रखना, जॉर्ज केसल भवन कहां है, तो आपको बताना पड़ेगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। और दूसरा यहां पर क्या है, सांख्य सागर झील, सांख्य सागर झील, ये कहां पर आती है, दोनों चीजें माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। तो ये जॉर्ज केसल भवन के कारण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये, और दूसरा सांख्य सागर झील के कारण। शिवपुरी में है, आपको आराम से याद हो जाएगा। बस इसमें ये इतना ही याद रखना, शिवपुरी, जॉर्ज केसल भवन, सांख्य सागर झील। 3 के अलावा चौथा क्वेश्चन अपनी एग्जाम में यहां से नहीं बनता है। अब अपन आगे चलते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। है कि नहीं, काफी महत्वपूर्ण, काफी इंटरेस्टिंग, बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं इसके। बिल्कुल, व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं, ये तो है। इस जगह को क्या बोला जाता है, व्हाइट टाइगर्स का की जन्म स्थली, ओरिजिन माना जाता है, काफी महत्वपूर्ण है।
तो यहां पहली लाइन तो ये लिखो कि इसे क्या बोला जाता है, व्हाइट टाइगर की जन्मस्थली। तो इसलिए आप समझ ही सकते होंगे इसका काफी महत्व है। ठीक है, ये क्या है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 32 माउंटेन्स है इसके चारों तरफ, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये दोनों लाइनें लिखिए ना, व्हाइट टाइगर का ओरिजिन यहां पर है और दूसरा व्हाइट टाइगर यहां पर पाए जाते हैं। टोटल इसके आसपास कितनी पहाड़ियां हैं, 32। तो आप सोचो काफी सुंदर जगह होगी ये, 32 पहाड़ियां यहां पर चारों तरफ। लिखो, सबसे ज्यादा बाघ घनत्व, हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी यहां पाई जाती है। सबसे ज्यादा बाघ घनत्व कहां पर है, यहां। तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगी तीनों बातें, कोई खास नहीं है। 32 पहाड़ी तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन ध्यान रखिए व्हाइट टाइगर का ओरिजिन ये काफी महत्वपूर्ण है। कल भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ऐसा पूछा जाता है कि व्हाइट टाइगर का ओरिजिन किस पठार को माना जाता है। अरे कल बात करी थी तो बुंदेलखंड का पठार, तो थोड़ा उसके लिए आपको मैप समझना पड़ेगा, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी क्या मैं आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूं जिसमें थोड़ा रटने का काम ज्यादा रहे, कि आप सब्जेक्ट के साथ जुड़ो, है कि नहीं। अभी अपन 2-4 दिन वही, एक सप्ताह 2-4 दिन जैसा भी है वही पढ़ेंगे, कि जिसमें आपको थोड़ा रटना ज्यादा रहे, जिससे आप सब्जेक्ट के साथ आपका अटैचमेंट हो। फिर इसके बाद अपन टेक्निकल बातें पे चलेंगे, मैप वगैरह की जहां जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। मेरे ख्याल से इसमें तो आराम से आप कर ही लोगे। हाँ, अब आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार, इनमें जरूरत नहीं पड़ती है, जिनमें जरूरत रहेगी ना मैं आपको आईएमपी फैक्ट सुनकर करवा दूंगा कि स्टैब्लिश कब हुआ या कुछ और। अपन वो पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में फैक्ट्स आए, और बाकी अपने नोट्स में सब लिखा है, तो थोड़ा बहुत जैसे डाउट रहे तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। मैं आपको सीधा एग्जाम ओरिएंटेड वाली बातें करवा रहा हूं कि आपको एग्जाम का एक व्यू बने कि अपने को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में से, कहां से, है कि नहीं। हाँ, अपन नेक्स्ट से पढ़ा था अपन ने क्या, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये तो पता होना चाहिए कहां है, बताओ। भोपाल। ये ओरिजिनली जू है कि नहीं। तो लिखो ये भोपाल में स्थित है। आपने देखा है कि नहीं है, कभी जाओ तो देखना। लिखो ये ISO 9001 2008, ISO 9001 2008 प्रमाणित है, सर्टिफाइड है। अब इसका एक बड़ा मेरिट आता है कि राज्य का एकमात्र सर्प उद्यान, राज्य का एकमात्र सर्प उद्यान, सर्प मतलब हो गया सांप, कहां पर है, वन विहार भोपाल। अब वो ऑफिशियली जिसको माना हो, आप इंदौर के जू में जाएंगे तो अभी नया यहां पर भी बन गया है, पर अभी ऑफिशियल बुक्स में ये चल रहा है तो अपन ये पढ़े। सर्प उद्यान सांपों के वहां पर होने से नहीं है ऐसा, तो ये एकमात्र सर्प उद्यान ऑफिशियली कौन सा है, भोपाल। अपन तो बाय बुक, अपने को सारे जवाब कैसे देने हैं, बाय बुक। बाय बुक की कहावत है, इसका मीनिंग समझते हो, अकॉर्डिंग टू लॉ, नियम के अनुसार। इंदौर में भी है अभी, जैसे ये मैंने भी अभी पढ़ा था, तो अब इंदौर वाला भी है, यहां पर भी सर्प उद्यान बना दिया उनने, आप जाके देखना। मैंने तो देखा हुआ है, मुझे तो बहुत प्यार रहता है एनिमल्स से। तो क्या है कि उसको ऐसे कोई डिक्लेयर नहीं करा, गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर करे इंदौर को, या जो आप उज्जैन का बता रहे हैं या कहीं और, तो ये अभी तो भोपाल के ही है, इसको सर्टिफाइड है। इसी को याद ना एग्जाम में आया, भोपाल ही लगाना, और कुछ नहीं। नहीं, ये जू है, आर्टिफिशियल बने हुए, यहां पर लाया जाता है। देखो ये क्या पूछ रहे हैं कि जैसे सर्प उद्यान डिक्लेयर करा, तो वहां पर पहले से सांप थे क्या कि उनको प्रोटेक्ट कर दिया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर क्या बाहर से लाए गए हैं, यह ध्यान रखना। अब दुनिया में दो देश आते हैं, इंडिया और ब्राजील, जहां सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं, और वेराइटी वाले भी। ब्राजील को भी बोला जाता है सांपों का देश, उसका एक निक नेम है, ऐसे अपने इंडिया का भी नाम है सांपों का देश। यहां पर ढेर सारे अलग अलग वेराइटी के सांप अपने यहां मिलते हैं, और बेहद जहरीले भी। टॉप के यदि गिने जाएंगे तो उसमें से कुछ एक अपने इंडिया में भी बिल्कुल मिलेंगे। किंग कोबरा का नाम सुना होगा ना आपने, काफी जहरीला होता है, सबसे जहरीले सांपों में से एक। चलो, तो वन विहार का ये ध्यान रखना, भोपाल में है, और एकमात्र सर्प उद्यान ऑफिशियली डिक्लेयर्ड,
और ISO 9001 2008 सर्टिफाइड है कि नहीं। जाना आप घूमने कभी। चलो, वन विहार हो गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क, कहां ये? पन्ना में। अरे सही है। हाँ, जैसे देखो ये ऑनलाइन में बता रहे हैं छतरपुर, एरिया वही आ जाता है। मैं खुद खजुराहो गया था, जब देखा था बोल रहे थे कि राष्ट्रीय उद्यान चले जाओ, पर बरसात के कारण नहीं जा पाए थे, बरसात में नहीं चालू रहता ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब वैसे क्या है, यहां पर बहुत मात्रा में बाघ थे, लेकिन क्या है अलग अलग कारणों से गवर्नमेंट का कहना है कि यहां आग लग गई थी और उसके कारण उनकी डेथ हो गई, तो इसको थोड़ा सा ही बदनाम हो गया है, पर पढ़ना पड़ेगा। दूसरा सरिस्का, इसको क्या बोला जाता है? दूसरा सरिस्का। मैं आपको बताता हूं व्हाट इज सरिस्का, नोट कर लो। इसे दूसरा सरिस्का कहा जाता है। सरिस्का नाम सुना कहां है? सरिस्का कहां पर है? सरिस्का नोट हो गया इतना। इसे दूसरा सरिस्का कहा जाता है, ये लिख लेना। सरिस्का राजस्थान में, पर यहां पर जो अपराधी लोग हैं उनके कारण बहुत अवैध शिकार हुआ। इसमें नाम भी था संसार चंद करके, एक जो है शिकारी आदमी था, अवैध रूप से शिकार करता था, तो बहुत बड़े लेवल पे यहां से सारे बाघ खत्म हो गए। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको रिकवर कर रही है। तो पन्ना में भी जैसा गवर्नमेंट का कहना है कि आग लगने के कारण यहां पे बहुत सारे जो हैं बाघ मारे गए हैं, तो इसका नाम क्या रखा गया है? दूसरा सरिस्का। तो ध्यान रखना इसको। वैसे नेगेटिव बात है, अपनी एग्जाम में थोड़ा नेगेटिव कम आता है, पॉजिटिव बातें ज्यादा आती है ना। हमेशा से इसका कोई मेरिट होता अच्छा तो वो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड ज्यादा रहता है, नेगेटिव बात नहीं होती। आप भी ध्यान रखना, कोई बुराई होना किसी के बारे में तो एग्जाम में उसका वेटेज बेहद कम होता है, 0 मान के चलो। पर आपको क्या पढ़ाने में तो बताना पड़ेगा सब। अब लिखो, यहां पर राज्य का पहला रेप्टाइल पार्क बनाया गया। यह महत्वपूर्ण लाइन है। रेप्टाइल, रेप्टाइल मतलब क्या? नॉट सांप, रेंगने वाले जीव रेप्टाइल कहलाते हैं। रेप्टाइल पार्क, राज्य का पहला रेप्टाइल पार्क। रेंगने वाले जीव, सांप भी रेंगने वाला जीव है, छिपकली वगैरह, गिरगिट, ये सब क्या है? रेंगने वाले जीव। तो ये लाइन बेहद महत्वपूर्ण है कि राज्य का पहला रेप्टाइल पार्क कहां पर है? पन्ना में। ये लाइन दूसरा सरिस्का कहा जाता है क्योंकि बाघ यहां पर काफी बड़ी संख्या में आग लगने के कारण खत्म हो गए। चलो अब नेक्स्ट आते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ये नाम याद रखना। हाँ, डुबरी, ये इसका पुराना नाम है, डुबरी नेशनल पार्क। आराम से याद हो जाएगा, मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है। अब इसका मेरिट क्या होता है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद इसका बहुत सारा हिस्सा कहां चला गया? छत्तीसगढ़ में। और वहां पर संजय नाम नहीं रखा। पहले जब एमपी और छत्तीसगढ़ एक थे तो क्या नाम था? संजयपुरा या डुबरी। बाद में इसका नाम चेंज हुआ और छत्तीसगढ़ वाले हिस्से का नाम क्या रखा गया? गुरु घासीदास, है कि नहीं? तो नोट कर लो ये लाइन कि इसका बहुत सा भाग छत्तीसगढ़ में स्थित है, बहुत सा भाग छत्तीसगढ़ में स्थित है और छत्तीसगढ़ में इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक है, सिचुएटेड एट एमपी में ही आएगा, सीधी में, सीधी। तो डुबरी याद रखना, ये अपने काम का एग्जाम में आया हुआ है। पोजीशन तो आपको बताया, सभी चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, कुछ भी, एनीथिंग, सबकी महत्वपूर्ण है कि ये है कहां पर, है कि नहीं? अरे समझ रहे कि नहीं आप मेरी बात? कि जो भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इसमें उनकी जिले का नाम तो जरूर याद रखना है, एमपी स्पेशल में। और यदि आप जैसे यूपीएससी देते हैं तो क्या पूछते हैं? राज्य का नाम। फॉर एग्जाम्पल अपन सरिस्का की बात करी तो आपसे क्या पूछेगा? सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो आपको आना चाहिए राजस्थान, या कान्हा किसली कहां पर है? एमपी में। बहुत सारे हैं, खैर वो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। एमपी में क्या आएगा? जिले का नाम। और ध्यान रखना, देखो एमपी की एग्जाम में एमपी जीके का काफी वेटेज होता है। चाहे कोई भी स्टेट में जाओ आप, राजस्थान दो, यूपी दो, बिहार दो, वहां की जो पुलिस की एग्जाम होगी या पीएससी होगी,
इन सब्जेक्ट्स का काफी वेटेज होता है। इनको यदि आपके वीक चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये मान के चलना सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आना है कि सपोज आपने मध्य प्रदेश पटवारी दी, पुलिस दी, चाहे एसआई हो, कांस्टेबल हो, पीएससी हो, और ये सब्जेक्ट वीक हैं, उसका स्पेशल जीके, तो फिर ये आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत देने वाला है, प्री मेंस दोनों में, जैसी भी एग्जाम का पैटर्न हो। तो इसको तो बिल्कुल मजबूती से करो, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये पढ़ने में। देखो क्या सीधी बात, आप इनको क्या बार बार पढ़ा करो, ऐसा नहीं कि बस 15 मिनट पढ़ लिया। पढ़ाई को शौक बनाओ, हॉबी बनाओ, मजा आना चाहिए कि मैं नया नया सीखूं, ऐसा वही आदमी सिलेक्ट होता है। चलो यहां तक हुआ सीधी जिले में, इसमें इतनी बातें पर्याप्त है। अब अपन आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, लिखो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर, डायनासोर राष्ट्रीय, हाँ नेशनल पकड़, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यहां फॉसिल्स हैं, देखो उसमें नाम ही आ गया। यहां पर क्या होगा आप समझ गए, डायनासोर के क्या रखे हुए हैं यहां पर, फॉसिल्स। अपने झाबुआ, धार जिलों में लगभग 98-2000 के आसपास ढेर सारे डायनासोर के अंडे, हड्डियां, ये बहुत निकले थे जमीन में से। तो फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने इनको क्या करा, प्रोटेक्ट। और अभी कहां पर है, इनके लिए एक अलग से उन्होंने क्या करा है, नेशनल पार्क बना दिया है। अब सोचो ना कि फॉसिल्स रखने के लिए नेशनल पार्क शब्द यूज हो रहा है, तो कितनी कीमती चीजें ये सब, डायनासोर्स के अंडे, फॉसिल्स, दूसरी चीजें, है कि नहीं। तो ये पहली चीज तो ये आता कहां पर है, धार, सबसे महत्वपूर्ण लिख लो। यह धार जिले में स्थित है। यह देश का सबसे पहला जीवाश्म उद्यान है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सोच सकते हैं इंडिया का सबसे पहला, और क्या है, जीवाश्म, फॉसिल्स रखे गए यहां पर। तो आप समझ सकते हैं इंडिया में सबसे पहली बार बना है एमपी में, तो इसका वेटेज आप समझ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब इसी में आगे लिखो, इसी के अंदर कि यह राज्य का, अब मैंने राज्य बोला है, हाँ ध्यान से, दूसरा जीवाश्म पार्क है। राज्य का, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं, पहली लाइन मैंने क्या लिखवाई है इसके पहले, देश का पहला डायनासोर, डायनासोर शब्द लिखो, डायनासोर और नोट कर लो। देश का सबसे पहला डायनासोर जीवाश्म पार्क है। वही आप कंफ्यूज हो जाते नहीं तो डायनासोर्स के लिए नहीं। और राज्य का दूसरा क्या है, फॉसिल पार्क। समझ में आया, पहले में क्या लगा हुआ है, डायनासोर शब्द, कि डायनासोरों के लिए सबसे पहले उनके फॉसिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बनाया गया था वो कौन सा है, ये डायनासोर के लिए कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। और राज्य का दूसरा कैसे हो गया, क्योंकि देखो हमारे राज्य में और दूसरे फॉसिल्स को भी, पेड़ पौधे, अदर एनिमल्स के लिए भी एक ऑलरेडी हम बना चुके थे, जो अपन आगे लिखने जा रहे हैं, तब और क्लियर हो जाएगा। वैसे इसमें इतना ही है, धार का जरूर याद रखना। और इसमें देखो कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें शब्द क्या है, डायनासोर जीवाश्म। अरे सही है ना, डायनासोरों के जीवाश्म की बात हो रही है, सिर्फ जीवाश्म की नहीं, है ना। अब दूसरा लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म, फॉसिल्स, फॉसिल्स नेशनल पार्क, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो उससे पहले ये बना चुके थे, पर ये एमपी में था, और ये डायनासोर स्पेशल नहीं था, यहां पर पेड़ पौधे, दूसरे एनिमल सब रखे गए थे, सही है। तो यहां पर अलग अलग पेड़ पौधे, एनिमल, सबके फॉसिल्स रखे गए थे। और जो अपन ने अभी पढ़ा वो कौन था, जीवाश्म। तो डायनासोर के लिए सबसे पहला कौन सा बना, जो अपन ने अभी पढ़ा है, और लेकिन उसके पहले ये स्टेब्लिश अपन कर चुके थे एमपी में, है कि नहीं। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान लिखो, यह डिंडोरी में स्थित है। डिंडोरी लिखो, यहां पर 4 से 15 करोड़ वर्ष तक पुराने जीवाश्म स्थित हैं। 4 से 15 करोड़ साल पुराने। अरे 15 करोड़ साल आप समझ सकते हैं कितने पुराने होंगे। 4 से लेकर 15 करोड़ साल पुराने तक क्या है, यहां पर फॉसिल्स हैं। तो फॉसिल्स में क्या होगा, ऑल टाइप्स हो गया, सही है ना। फॉसिल्स क्या होगा, ऑल टाइप हो गए, पेड़ पौधे हो गए, दूसरे अदर एनिमल्स हो गए। जो अपन ने पहले लिखा वो काय का, स्पेशली डायनासोर का,
और उससे पुराना ये है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, वो नंबर 2 पर आया। पर देश का पहला किसके लिए है? वो डायनासोर्स के लिए। समझ में आ गई सबको बात? वो डायनासोर स्पेशल है, ये डायनासोर स्पेशल नहीं है। तो आप सोच सकते हैं, देखो अपने एमपी का, जैसे मैं आपको बता रहा था कितना महत्व है कि 15 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स यहां पर हैं। 15 करोड़ साल पुराने, तो अपनी लैंड कितनी पुरानी है? आपने पढ़ा होगा ना, गोंडवाना लैंड का पार्ट है एमपी, है कि नहीं? ये सारी बातें। और लिखो, यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क 2.27 किलोमीटर, बहुत छोटा सा 0.27 किलोमीटर। अब इतना अपने को जरूरत नहीं, एग्जाम में इतना थोड़ी डीप में आएगा। सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क ये याद रखना। सबसे बड़ा कौन सा राष्ट्रीय पार्क में? कान्हा-किसली, ये हो गए। सबसे छोटा तो ये हो गया। सबसे बड़ा कौन सा है? कान्हा-किसली। पर ये दोनों कौन है? राष्ट्रीय पार्क। अरे सही है ना। और वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मैं बात करूं तो कौन सा है सबसे बड़ा और छोटा? नोरादेही जो है सबसे बड़ा, सागर में सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? नोरादेही। सबसे छोटी रालामंडल। कहां पर है रालामंडल? इंदौर में ही है। आप जाना जरूर देखने, है कि नहीं? आगे पीछे मौका मिले तो ये दोनों काय में आएंगे आपके राष्ट्रीय उद्यान में, और ये दोनों काय में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये भी याद रखना, आने जैसे क्वेश्चन है चारों, इसीलिए मैंने अलग से लिखवाया, आपको नोट कर लो चाहो तो। डायनासोर वाले में और फॉसिल जीवाश्म ने राष्ट्रीय पार्क में, है ना, ये ध्यान रखना। पेंच हो गया। चलो एक और लिखो, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क कहां होगा बताइए? होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद। यहां की विशेषता क्या? कृष्ण मृग। कृष्ण मृग यहां अत्यधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं? कृष्ण मृग। ये उनके लिए काफी फेवरेबल है। हिरन की एक प्रजाति कृष्ण मृग। इंदौर के जू में जाना, आपको देखने को मिल जाएंगे। सुंदर से हैं, इनके सींग एकदम सीधे रहते हैं और इस टाइप से जाएंगे, ऐसे रिंग रिंग बनी रहती है, काफी तेज धार वाले रहते हैं, हथियार की तरह। इंदौर में मिल जाएंगे आपको आराम से, इंदौर जू में देख लेना जाके। कृष्ण मृग वहां लगा हुआ है, बोर्ड वगैरह सब काफी सुंदर है, ब्लैक रहते हैं, काफी कुछ ही है। 2 मिनट है ना, थोड़ा काम की चीजें और लिखवानी है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय पार्क। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय पार्क। ओंकारेश्वर का नाम आपने सुना होगा, देखा भी होगा, है ना? तो प्रस्तावित, ये काफी महत्वपूर्ण भी है, बनने की तैयारी चल रही है। और कहां पर आएगा ओंकारेश्वर? कहां आता है? खंडवा जिले में। तो ये भी अपने आप ही कहां हो गया? खंडवा जिले में। 2004 ब्रैकेट में लिख लो, अभी डिक्लेयर वगैरह तो सब हो गया है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय पार्क ये नया है, इसके बारे में थोड़ा याद रखना, थोड़ी इंफॉर्मेशन अब इसमें बढ़ेगी। अपनी पढ़ाई में क्या है, कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। आपको इतना बता दिया, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट बता दिए, पर नॉट 100%। अब आपको दिमाग ओपन रखना है, जैसा मैंने कल भी आपको बोला था। देखिए ये पूछ रहे हैं कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की थीम, आपको टाइम हो गया, शॉर्ट में बता देता हूं। देखो नेशनल पार्क में क्या होता है, यदि कोई पर्टिकुलर एरिया, यदि वहां पर टाइगर है, लॉयन है, राइनोसोरस है कि नहीं, एलिफेंट है, इनमें से कोई जानवर यदि वहां पाया जाता है तो उस एरिया को गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करती है? नेशनल पार्क। ये सभी एनिमल्स के लिए नहीं है कि वहां पर हाथी होगा या टाइगर होगा, लायन होगा या पैंथर, चीता, इन पांचों में से कोई सा भी एक जानवर होगा, वो जगह क्या कहलाएगी? नेशनल पार्क। इसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है। ये कहां पर होगा? पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, है ना। और यहां पर रिस्ट्रिक्शन कुछ ज्यादा होते हैं कि आपका आना जाना आसानी से नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है।
यहां पर आप एनिमल्स को नहीं ले जा सकते, घूमने नहीं जा सकते, लकड़ियां प्राप्त नहीं कर सकते, घास नहीं काट सकते। पूरी तरह से एक प्रकार से क्या हो गया, ये रिस्ट्रिक्ट एरिया होता है कि नहीं। तो नेशनल पार्क में पहले तो ये कंडीशन याद रखना कि इसके आधार पर डिक्लेयर होता है और ये किसके अंडर में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और अपनी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कायम आ जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। यहां पर गवर्नमेंट फिर आपको कुछ अपने हिसाब से छूट दे सकती है, सबके लिए कॉमन नहीं, वो डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट पे। पर यह छोटा, इसकी तुलना में यहां पर थोड़ा लिबरल हो सकते हैं, है कि नहीं। जरूरी नहीं कि आप बोले हम तो लकड़ी काटने जाएंगे, ऐसा नहीं। तो मेन तो ये लाइन याद रखना, पांचों जानवर हो और सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहां पर क्या होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके अंडर में होगी, स्टेट गवर्नमेंट। दोनों ही पर्टिकुलर भी और ऑल भी, क्योंकि आजकल तो सभी जानवर खत्म होते चले जा रहे हैं, है कि नहीं। तो सभी को प्रोटेक्ट करा जाता है, और वो तो गवर्नमेंट ने बहुत समय पर कोशिश करी है, तो अपन आज एनिमल देख पा रहे हैं, नहीं तो शायद एक भी नहीं बचते। चलो और कुछ पूछना, अच्छा बताएं, किसी को कुछ पूछना करना हो बोले। बायोस्फीयर रिजर्व और किसमें डिफरेंस, देखो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ना, आप इसको ऐसा समझो, एक बहुत बड़ा एरिया, एक बहुत बड़ा जंगल, सही है। बायोस्फीयर रिजर्व वैसे ही कल मैंने बता दिए थे इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि एक बहुत बड़ा एरिया क्या कहलाएगा आपका, बायोस्फीयर रिजर्व। यहां पर अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे और एनिमल्स मिलेंगे। अब इसी के अंतर्गत हो सकता है नेशनल पार्क हो, कि उस बहुत बड़े एरिया में से किसी पर्टिकुलर एरिया को क्या बना दे गवर्नमेंट, नेशनल पार्क, या फिर इसी के अंदर क्या बना दे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये दोनों भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी बना सकते हैं, और दोनों एक साथ भी बना सकते हैं। तो एक बहुत बड़े एरिया को, जंगल को आप क्या समझे, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। फिर उसके अंदर नेशनल पार्क हो सकता है और नहीं भी हो, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो भी सकती है और नहीं भी, या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक भी। तो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए आप समझ लें ऐसा एरिया जहां ढेर सारे पेड़ पौधे, एनिमल्स अलग अलग टाइप के मिलते हों, वो क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व।